अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इट विल बी गैस गेल-लुसाइकस लॉ। गैस लॉज का ये थर्ड लॉ है। पहला लॉ जो हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, और अब थर्ड लॉ जो है दैट इज गेल-लुसाइकस लॉ। अब गेल-लुसाइकस लॉ जो है इसको हम एक और नाम देते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ। अगर आपको याद होगा इससे पहले जो लॉज हमने पढ़े बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में आपको पता है वो रिलेशन वहां पे जो है बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ जो है बॉयल्स लॉ, इसमें रिलेशन जो है इट इज बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, और उस टाइम जो कांस्टेंट होता है दैट इज टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में रिलेशन जो है इट इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और उस टाइम जो प्रेशर होता है और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। और गेल-लुसाइकस लॉ में जो रिलेशन है इट इज बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है तो जो कांस्टेंट होंगे वो क्या होंगे, एक होगा वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट और दूसरा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट। सो यहाँ पे जो रिलेशन है इट इज बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, इट इज बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। और जो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, ये यहाँ पे है कांस्टेंट। ठीक है। अब इसके स्टेटमेंट क्या है, दो स्टेटमेंट्स हैं इसके। पहला स्टेटमेंट क्या है, गेल-लुसाइकस लॉ में बोलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मींस जब कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस आ गया, मींस वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मींस नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट। लॉ में कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स, जैसे हमने वहां पे पढ़ा चार्ल्स लॉ में। यहाँ पे भी वैसे ही है, द प्रेशर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस increase or decreases by 1/273 times it is pressure at 0 degree Celsius for every 1 degree fall or rise in temperature। वो क्या हुआ, वो कुछ ऐसे होता है। सपोज ये लॉ का स्टेटमेंट पहले मैं लिखूंगा, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ fixed amount of gas, the pressure of fixed amount of gas increases or decreases by 1/273 times of its pressure at 0 degree Celsius for every degree rise or fall in temperature, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट। इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो मैंने आपको पहले ही बोला, वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गेल-लुसाइकस लॉ। स्टेटमेंट देखिए आप क्या है, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मींस यहाँ पे जो ये आपको याद रखना है फिक्स्ड अमाउंट, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस by 1/273 times of its pressure at 0 degree Celsius for every degree rise or fall in temperature provided volume is also constant। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल्स है। अब क्या है, ये कहता है द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस। यहाँ पे आप पहले डिक्रीज को छोड़िए, पहले आप देखिए इंक्रीजेस को। द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज, फॉल को छोड़िए, राइज इन टेम्परेचर। कहता है कि जो प्रेशर होता है गैस का वो इंक्रीज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कितना होगा, वो इंक्रीज होगा बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मींस जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर था उससे अगर आप वहां पे राइज इन टेम्परेचर करोगे, जितने डिग्री आप राइज इन टेम्परेचर करोगे उतने टाइम्स वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा उस प्रेशर से जो वहां पे कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा थोड़ा सा, ये मैं ऐसे लिखूंगा, लेट the pressure of given volume of gas at 0 degree Celsius is equal to P0। हमने क्या किया, हमने पहले लिया 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो सपोज जो प्रेशर है किसी गैस का वो कितना है, दैट इज P0। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब हम यहाँ पे करेंगे डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। पहले हम देखेंगे यहाँ पे हम 1 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर को। सपोज मैं लिखूंगा लेट
द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री। हमने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये लॉ कहता है द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये इंक्रीज होता है राइज इन टेम्परेचर से। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। और इंक्रीज कितना होता है, 1/273 टाइम्स। सो मैं लिखूंगा देयरफॉर इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर इट विल बी इक्वल टू 1/273 टाइम्स, 1/273 टाइम्स। बिकॉज आपने यहाँ पे देखा, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय 1 डिग्री, तो ये 1/273 टाइम्स इंक्रीज होगा। किससे इंक्रीज होगा, ऑफ इट इज प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या था वो, P0। सो इट विल बी 1/273 इंटू P0। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर टोटल प्रेशर, देयरफॉर टोटल प्रेशर एट 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री में प्रेशर कितना होगा, एक जो ओरिजिनल प्रेशर था वहां पे दैट इज P0, ठीक है, प्लस जितना इंक्रीज हो गया 1/273 टाइम्स P0। ये इंक्रीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इट इज इक्वल टू P0 को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कॉमन। सो इट विल बी, यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 1/273। बिकॉज यहाँ से आपने P0 निकाला बाहर, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से भी आपने निकाला P0, यहाँ पे क्या बचा 1/273। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं which is equal to P0 into 273 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 273। ये तब हुआ जब आपने 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज किया, तो ये बनेगा उस टाइम वॉल्यूम, ठीक है। सो ये बनेगा आपका वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस। अब जरा देखिए आप, अगर हम 2 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये कहता है फॉर एवरी डिग्री राइज, अगर आप 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री करते राइज, वहां पे 2 डिग्री पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 2/273 इंटू P0, 2/273। सो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम बनेगा 2 डिग्री सेल्सियस पे दैट विल बी P0 प्लस 2/273। तो उस टाइम रिलेशन बनेगी 273 प्लस 2 डिवाइड बाय 273। इन जनरल अगर हम कहेंगे T डिग्री सेल्सियस, इन जनरल मैं कहूंगा, यहां पे देखिए प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस। अगर मैं जनरल लूंगा प्रेशर कोई T डिग्री, टेम्परेचर T डिग्री है, उस टाइम प्रेशर क्या होगा, सो दैट विल बी PT इज इक्वल टू, उस टाइम जो रिलेशन बनेगी दैट विल बी P0 इनटू, अब यहाँ पे 273 तो ऐसे ही रहेगा 273 प्लस, अब यहाँ पे 1 ये तब आया था जब हमने 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज किया था। अब हम T डिग्री करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इट विल बी T, ठीक है, डिवाइडेड बाय 273। ये आप याद रखोगे रिलेशन, PT इज इक्वल टू P0 इंटू 273 प्लस T बाय 273। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पे आपको T का वैल्यू देना है, फिर जितने डिग्री आप राइज करोगे, अगर आप करोगे 1 डिग्री तो ये बनेगा +1, अगर आप करोगे 2 डिग्री ये बनेगा +2, अगर आप करोगे 10 डिग्री बनेगा +10। अब अगर आप डिक्रीज करोगे टेम्परेचर तो उस टाइम में माइनस हो जाएगा। अगर आप करोगे 1 डिग्री डिक्रीज तो ये बनेगा 273 -1, तो ऐसे 273 -2। सिमिलरली तो ये बनेगी आपकी रिलेशन, दैट इज PT इज इक्वल टू P0 इंटू 273 प्लस T डिवाइड बाय 273। ये तब होगा जब आपने T डिग्री टेम्परेचर को क्या किया, वहां पे इंक्रीज या डिक्रीज किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, अब देखिए आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले भी, दैट इज चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में केल्विन स्केल जो है, केल्विन स्केल कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है जिसका जो 0 केल्विन होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। -273 से जो आपका टेम्परेचर होता है वो होता है लोवेस्ट टेम्परेचर गैस के लिए, और वहां से स्टार्ट होती है एक स्केल दैट इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, एज आपकी रिलेशन ऐसे है, एज PT इज इक्वल टू P0 इंटू 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273, ठीक है। एज यू नो, क्या हम जानते हैं, जो T केल्विन है, T केल्विन इट इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। ये रिलेशन है, हमें पता है T केल्विन किसके बराबर होता है, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जरा इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, देयरफॉर जो P होगा इट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका P0 इंटू 273 प्लस T, 273 प्लस T, ये किसके बराबर आएगा, T के बराबर, डिवाइडेड बाय अगेन 273। बट इस टाइम जो ये टेम्परेचर है किस में होगा, यहाँ पे इट विल बी इन केल्विन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज P0 एंड 273 आर कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट होते हैं, आपको पता है ये कांस्टेंट होते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बोला है। सो आप जब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट Pt, therefore Pt is equal to P0 into K, ठीक है, Pt is equal to P0 into K, बिकॉज ये और ये क्या है, कांस्टेंट। सो वी कैन ऑल्सो राइट, और जो P है, बिकॉज आपको पता है, सॉरी ये P0 नहीं है यहाँ पे, इट इज T, P0 273 कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या बचेगा T, सो इट इज T इंटू K। तो आपका यहाँ पे जो P है, बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, मींस इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। तो जितना T का वैल्यू ज्यादा होगा उतना P का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा। सो वी कैन राइट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो आपको पता है इस T को हम कहते हैं टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। सो यहाँ से एक और स्टेटमेंट बनता है चार्ल्स लॉ का, वो क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of a fixed amount of gas, the pressure of a fixed amount of gas is directly proportional, to its absolute temperature, टेम्परेचर। ये बनेगा इसका एक और स्टेटमेंट, वो क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मींस नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, तो उस टाइम जो प्रेशर होगा किसी गैस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे दिखा सकते हैं हम, हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा P जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये आपका यहाँ पे गेल-लुसाइकल का है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और P इज इक्वल टू K इंटू T, ठीक है, P इज इक्वल टू K इंटू T। अब जो ये K है दिस इज कॉन्स्टेंट। अब आपको पता है जो ये कॉन्स्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है इस टाइम, इट डिपेंड्स ऑन, या इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, एक तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे, एंड ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, ठीक है। अब मैं करता हूं काम, सपोज ये आपकी रिलेशन है, P इज इक्वल टू K इंटू T। P यहाँ पे प्रेशर है, T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है, इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अब मैं ऐसे लिखता हूं इनिशियल स्टेट में, इनिशियल स्टेट, सपोज वहां पे एक गैस है, और उस गैस का वहां पे जो प्रेशर है सपोज दैट इज P1, ठीक है, P1 यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, इट इज इनिशियल प्रेशर, और उस टाइम जो टेम्परेचर है गैस का दैट इज सपोज T1, T1 जो है दैट इज इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं कोई स्टेट हम चेंज कैसे करेंगे, इसकी स्टेट हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर। हम यहाँ पे करेंगे चेंज, हम ऐसे लिखेंगे, लेट द गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को चेंज किया, तो जो फाइनल स्टेट बनेगी यहाँ पे, फाइनल स्टेट में हमने टेम्परेचर को चेंज किया, तो ऑब्वियसली वहां पे प्रेशर भी चेंज हो गया। तो जो वहां पे बनेगा दैट विल बी P2, वो बनेगा फाइनल प्रेशर, ठीक है, और जो यहाँ पे T2 होगा दैट विल बी फाइनल टेम्परेचर। क्या हमने किया, हमने यहाँ पे पहले P1 लिया था प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, और वहां पे टेम्परेचर क्या था T1। उसके बाद आपने यहाँ पे गैस में टेम्परेचर चेंज किया, लेकिन नंबर ऑफ मोल आपने क्या रखे वहां पे कांस्टेंट, और वॉल्यूम भी क्या रखा कांस्टेंट। उस टाइम जो फाइनल स्टेट बनेगी उस टाइम जो प्रेशर होगा दैट विल बी समवट P2, और जो टेम्परेचर होगा वहां पे क्या बनेगा वो T2। सो मैं लिखूंगा ऐसे, फिर अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाइकल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाइकल्स लॉ, गेल-लुसाइकल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, आप यहाँ पे पहले इनिशियल स्टेट में आप गेल-लुसाइकल्स लॉ को अप्लाई कीजिए। आपको पता है P जो है इट इज इक्वल टू K इंटू T, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और P डिवाइडेड बाई T, इस P को यहीं पे रखे, T को यहाँ पे लाए, P बाई T इज इक्वल टू K, ठीक है। K क्या है यहाँ पे, दिस इज कांस्टेंट।
तो यहाँ पे कीजिए अप्लाई इनिशियल स्टेट में गेल-लुसाइकिल लॉ को। सो यहाँ पे था P by T इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे P के बदले क्या आएगा, इट विल बी P1 डिवाइडेड बाई T के बदले क्या है यहाँ पे T1, इट इज इक्वल टू K। ठीक है, इसको हम रखेंगे नाम इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या है यहाँ पे फाइनल स्टेट में क्या बनेगा, इट विल बी P2 डिवाइड बाई T2। ये किसके बराबर आएगा, इट विल बी अगेन इक्वल टू K, बिकॉज आपको पता है P by T हमेशा किसके बराबर होता है, K, दैट इज कांस्टेंट। अब ये P1 by T1 होगा K, P2 by T2 होगा K, ऐसे अगर P3 होगा तो P3 by T3 इज इक्वल टू K। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन सेकंड। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, P1 by T1 K के बराबर है, P2 by T2 किसके बराबर है, K के बराबर। सो आपकी इक्वेशन जो यहाँ पे बनेगी इट विल बी P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T। कैसे, P1 by T1 K के बराबर, P2 by T2 किसके बराबर, K के बराबर। सो वी कैन राइट P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। सो ये है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर टेम्परेचर इक्वेशन। ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर इक्वेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट गेल-लुसाइकिल लॉ। सो इसको हम अमन-टनल लॉ भी कहते हैं, प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है जो ये है कि जो प्रेशर है किसी भी गैस का, अगर आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करोगे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स या मास होगा और वॉल्यूम होगा वहां पे वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब उसके बाद आपने उसके दो स्टेटमेंट्स दिए, फिर जो मैन आप याद रखोगे ये वाला, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज T यहाँ पे कौन सा है, इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट गैस लॉ नंबर 3, दैट इज गेल-लुसाइकिल लॉ। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ लॉ, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लॉ होगा यहाँ पे दैट विल बी एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। अब जो एवोगैड्रोस लॉ है ये क्या है, एवोगैड्रोस लॉ क्या है, एवोगैड्रोस लॉ में आप याद रखोगे यहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ पे जो रिलेशन है किसके बीच में आपको देखनी, यहाँ पे जो रिलेशन होगी इट विल बी बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। और इस टाइम जो कांस्टेंट होगा वो होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दो चीजें होंगी इस टाइम कांस्टेंट। इसके लिए आपको जाना है थोड़ा सा पहले, जो आपने पहले यूनिट में पढ़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, उसमें एक हाइपोथेसिस दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है, वो हमें कहता है वहां पे अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules। वो हमें कहता है वहां पे अगर conditions of temperature and pressure सेम होंगी, मींस वहां पे वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप लेंगे डिफरेंट गैसेस, कोई भी आप गैस लोगे, वहां पे नाइट्रोजन लोगे, ऑक्सीजन लोगे, मीथेन लोगे, अमोनिया लोगे, कोई भी गैस लोगे, अगर आप उनका वहां पे इक्वल वॉल्यूम लोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। मैं आपको समझाऊंगा वो, पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हाइपोथेसिस अंडर similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules। सपोज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे, हम लेंगे यहाँ पे कोई टेम्परेचर, सपोज हम लेंगे STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब STP आपको पता है STP कितना होता है, STP में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या जिसको हम कहते हैं 273 केल्विन, ठीक है, और जो प्रेशर होता है इट इज 1 atm, या हम आजकल 1 बार भी लिखते हैं, ठीक है। अब सपोज इसमें जो STP है, टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, हम लेंगे यहाँ पे कोई गैस है, सपोज दिस इज नाइट्रोजन, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, नाइट्रोजन। अगर हम यहाँ पे लेंगे नाइट्रोजन, इसमें सपोज हम लेंगे यहाँ पे 22.4 लीटर्स। आपको पता है, आपने पढ़ा है ये 22.4 लीटर जो इट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP। अगर यहाँ पे ये उतना वॉल्यूम होता है जो एक मोल ऑक्यूपाई करता है, मींस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी 6.023 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय Na। अब ये लॉ कहता है अगर आप लेंगे कोई और गैस,
ठीक है, कोई और गैस, और जो वॉल्यूम जो है सपोज हम लेंगे ऑक्सीजन और वॉल्यूम सेम है 22.4 लीटर्स, इसमें भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी Na, प्रोवाइडेड आपका जो टेम्परेचर यहाँ पे है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है यहाँ पे सेम, टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। अब यहाँ पे सपोज एक और गैस हम लेंगे, सपोज ये हम लेंगे मीथेन, ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। सपोज इट इज अगेन 22.4 लीटर, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स, हमने यहाँ पे लिया वॉल्यूम 22.4 22.4 22.4, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो अगेन कितने होंगे, दैट विल बी Na, मींस इक्वल वॉल्यूम्स जो होंगे, कितने भी गैसेस के आप लेंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा सेम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन, ऐसे मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, मैथमेटिकली we can write it as जो V है वॉल्यूम, it is proportional to m, that is number of molecules, ठीक है, V is proportional to m, जो यहाँ पे V है it is volume, volume of gas, और जो यहाँ पे n है it is number of molecules, number of molecules, ठीक। अगर ये V जो है it is proportional to n, number of molecules, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, और V जो है इट इज इक्वल टू K इंटू N, ठीक है, K इंटू N बाय जो K है दैट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, ठीक। अब इतना भी आपको पता है, जो एक रिलेशन है वो रिलेशन में दिखाऊंगा यहाँ पे, सपोज मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें एक डेफिनेट रिलेशन एग्जिस्ट करती है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। वो रिलेशन क्या है, दैट इज लाइक दिस, रिलेशन कुछ ऐसे है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं n, नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आप सबको पता है, मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़ते हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं n, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर, और वी कैन राइट n जो है n, इट इज इक्वल टू, इस n को अगर आप निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, n टाइम्स Na, इट विल बी n इंटू Na, इट विल बी n इंटू Na, ठीक है। इसको हम नाम देंगे इस वाली इक्वेशन को, सपोज इस इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब यहाँ पे V जो है इट इज इक्वल टू K इंटू N, V इज इक्वल टू K इंटू N। अब यहाँ पे हमारा N जो है किसके बराबर आ गया, N इंटू Na, कैसे आ गया, बिकॉज आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं N, दिस नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू N डिवाइड बाय Na, तो यहाँ से आपको N आया किसके बराबर, N इंटू Na। अब इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए किसका वैल्यू, N का वैल्यू, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे substituting the value of n in equation first, हम इक्वेशन फर्स्ट में n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो क्या बनेगा, देयरफॉर v जो है इट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे k आप ऐसे ही रखिए इंटू n, अब n किसके बराबर है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू n इंटू Na, ठीक है। आपने सिर्फ n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, n आपको पता है इट इज n टाइम्स Na, तो वही हमने लिखा n इंटू Na। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और V इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं K इंटू, पहले Na लिखूंगा मैं, Na, उसके बाद में क्या लिखूंगा n, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या लिया, K इंटू n इंटू Na, अब मैंने लिखा K इंटू Na इंटू n। उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा, ये K जो है K कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट, Na होता है एवोगैड्रोस नंबर, आपको पता इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है 6.023, Na जो है Na एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, इसका वैल्यू जो है 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23, ये फिक्स्ड वैल्यू रहता है। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों चीजें कांस्टेंट हैं। तो अगर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ इस v का जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगा किस पे, n पे। सो वी कैन राइट देयरफॉर जो v है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बिकॉज इसका वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट है यहाँ पे अंडर द गिवन कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट होंगे ये k का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट, और जो आपका Na है एवोगैड्रोस नंबर ये भी कांस्टेंट है। सो इसका मतलब हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ पे हमने देखा जो n है नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज आपने देखा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मींस वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट, जब इसका ऐसे बनेगा एट द under similar conditions, under similar conditions, under similar conditions of temperature and pressure,
the volume of gas is directly proportional to the number of moles. मीन्स अगर वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा तो उस टाइम जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना ही वहां पे वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा। ये तो ऑब्वियस भी है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया यहाँ पे, सपोज दिस इज कंटेनर, इसका कोई वॉल्यूम है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जितना उसको अवेलेबल होगा वहां पे वॉल्यूम उतना वो ऑक्यूपाई करेगा। ये एक कंटेनर है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कुछ हमने लिया है T एंड P। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, सपोज इसमें है 10 मोल्स, ठीक है। अब जो दूसरा कंटेनर है, सपोज हमने क्या किया, अब टेम्परेचर हम रखेंगे वहां पे और प्रेशर हम रखेंगे वहां पे सेम। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम इंक्रीज करेंगे। अब ये 10 से हम क्या करेंगे, इट विल बी 20 मोल्स सपोज। सो अकॉर्डिंग टू दिस एवोगैड्रोस लॉ, अगर आपने मोल्स को इंक्रीज किया, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जितने मोल्स वहां पे ज्यादा होंगे अब वो वॉल्यूम भी क्या डिमांड करेंगे, ज्यादा, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर तो उस टाइम क्या है, कांस्टेंट। अगर इन दो में से कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती, मे बी उस टाइम वॉल्यूम सेम रह सकता था। लेकिन जब आप टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हो, प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हो, तो अगर आप मोल्स को इंक्रीज करोगे ना तो वहां पे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा उससे, ठीक है। ये हमें लॉ कहता है कि जितना नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना ही वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा। तो इस इक्वेशन को हम फिर, इस रिलेशन को हम ऐसे बना सकते हैं, देयरफॉर V जो है, V इज इक्वल टू K इंटू N, ठीक है, V इज इक्वल टू K इंटू N, और V by N इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। V by N किसके बराबर है, K के बराबर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, और जैसे आपने पढ़ा है V1 by N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय N2। बिकॉज आपको पता है अगर आपका V जो होगा ये V1 by N1 आएगा कांस्टेंट, उसके बाद V2 by N2 भी आएगा कांस्टेंट। तो आप इन दो से निकाल सकते हैं V1 by N1 इज इक्वल टू V2 by N2। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। तो ये हो गए आपको 4 गैस लॉज। पहले बॉयल्स लॉ, उसके बाद आपने सेकंड पढ़ा दैट इज चार्ल्स लॉ, उसके बाद आपने पढ़ा गे-लुसाइकल लॉ, फिर एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ में रिलेशन जो है, बॉयल्स लॉ में रिलेशन जो है, बॉयल्स लॉ में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है, और उस टाइम कांस्टेंट क्या है, N एंड T, ठीक है। चार्ल्स लॉ में रिलेशन जो है, इट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, उस टाइम N एंड प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। जो गे-लुसाइकल लॉ है, गे-लुसाइकल लॉ, उसमें आपको पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, उस टाइम जो कांस्टेंट है इट इज N, और उस टाइम कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट पे आपने देखा दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, उसमें आपको पता है जो आपने देखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, उसमें आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको ग्राफ इन दो लॉज का, ठीक है। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ what is called as गे-लुसाइकल लॉ। गे-लुसाइकल लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और आपको पता है इसको हम कहते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी। तो आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है P और T के बीच में। आपने देखा रिलेशन क्या है, P जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये एक रिलेशन है। और आपने देखा इसमें P जो है इट इज इक्वल टू K इंटू T, और इसमें आपने देखा P by T इट इज इक्वल टू K, ठीक। अब देखिए ग्राफ, पहला ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बिटवीन P एंड T, वो कुछ ऐसे आएगा, दिस इज P एंड दिस इज T, ठीक। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी और पासिंग टू द ओरिजिन, ठीक है। अब जो आपको पता है, आपने यहाँ पे देखा है, इसमें जो ये पॉइंट है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको पता है गे-लुसाइकल लॉ में कांस्टेंट होता है वॉल्यूम। सो इसमें हर जगह वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको हम कहते हैं आइसोकोर। बॉयल्स लॉ में वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं आइसोबार। अब यहाँ पे जो ये वाली कर्व है, इसमें आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोकोर। हो गया पहला, स्ट्रेट लाइन आएगी जब आप प्लॉट करेंगे P वर्सेस T। उसके बाद सेकंड, अब अगेन P वर्सेस T आप प्लॉट करते हैं, लेकिन इस टाइम कर्व सपोज मैं 2-3 बनाऊंगा, ये एक कर्व है, ये दूसरी कर्व है, ये थर्ड कर्व है, और इसमें सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे वॉल्यूम जो इट इज V1
इसका है वॉल्यूम V2, इसका है वॉल्यूम V3। आपको बोलना है इनमें से वॉल्यूम कौन सा डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट है तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होगा, कौन सा वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे। अब ये यहाँ पे जो है P इज इक्वल टू के टी, मैं यहाँ पे लिखूंगा P जो है इट इज इक्वल टू के टी। ठीक, आपको ये भी पता है y इज इक्वल टू एम एक्स, आपको मैंने बोला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये सपोज दिस इज y वेरिएबल, सपोज आपको ये जो है इट इज x वेरिएबल। इसका मतलब है जो m है जिसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, ये किसके बराबर है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू k। सो हम यहाँ पे कहेंगे जो k है इट इज स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक, अब थोड़ा सा आपको याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा कहा था एज PV इज इक्वल टू nRT, इसको हमने कहा था आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में आपको पता है ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या है टेम्परेचर। और गेल-लुसाइकिल लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, मींस वहां पे वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, जो आपका यहाँ पे n है नंबर ऑफ मोल्स, ये भी कांस्टेंट है, और आपका r जो है ये भी क्या है, कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे पता है जब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सो वी कैन राइट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हमने ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ से आप देखिए, आपको P और T के बीच में रिलेशन देखनी है। हम क्या ऐसे कह सकते हैं, जो यहाँ पे P जो है P इट इज इक्वल टू N और T डिवाइडेड बाई V। जैसे यहाँ पे P जो है PV इज इक्वल टू nRT, तो P जो आपका इट इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V, nRT डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ पे अगर आपको P जो है इट इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V, इस यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको P किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू KT। सो यहाँ पे P इज इक्वल टू KT, यहाँ पे P इज इक्वल टू nRT बाई V। इन दो को इक्वेट कीजिए, देयरफॉर वी कैन राइट, ठीक है, KT इज इक्वल टू nRT बाई V लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे P इसके बराबर, यही P इसके बराबर। सो यहाँ पे आपका T और T कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज जो K है इट इज इक्वल टू nR डिवाइड बाई V। अब n और r कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट देयरफॉर K जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो इसका मतलब है जितना V ज्यादा होगा K क्या होगा, कम, और वी कैन राइट V जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, जितना K का वैल्यू ज्यादा उतना V का वैल्यू कम। K मैंने आपको ऑलरेडी कहा, स्लोप, स्लोप हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है स्टीपनेस, एक कर्व की, कर्व कितनी स्टीप है। तो यहाँ पे ये जो है इसकी स्टीपनेस ज्यादा है, इसका टेंजेंट वैल्यू क्या होगा, इसका tan थीटा क्या होगा, ज्यादा, स्लोप इसका होगा ज्यादा। सो यहाँ पे मैं कहूंगा इस कर्व का K जो है इट इज हाइस्ट, इट इज हाइस्ट, इस कर्व का जो K है इट इज लोएस्ट। बिकॉज जितना वहां पे कर्व स्टीप होगी, जितना कर्व स्टीप होगी इसका मतलब उतना स्लोप क्या होता है, ज्यादा। इसका K ज्यादा है, इसका K कम है। यहां से आपको पता है K और V में इनवर्स रिलेशन है। अब जब यहाँ पे K ज्यादा, इसका मतलब V1 क्या होगा, आपने यहाँ पे देखा K1 सबसे ज्यादा है, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे K1 जो है इट इज हाइस्ट। ठीक है, यहाँ से आपको पता है K और V में इनवर्स रिलेशन है, V और K में इनवर्स रिलेशन, देयरफॉर जो V1 होगा इट विल बी लोएस्ट, मींस जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो सबसे कम होगा। अब ऐसे ही फिर देयरफॉर जो आपका यहाँ पे K, यहाँ पे जो K है, सपोज दिस इज K3, स्लोप 3, K3 जो है इट इज लोएस्ट। इसका मतलब है विच इंप्लाइज आपका जो यहाँ पे V3 होगा इट विल बी हाईएस्ट। बिकॉज आपको याद रखना है जितना K का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना स्लोप ज्यादा होगा, उतना वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, कम। सो वी कैन राइट हियर ऑर्डर जो आएगा यहाँ पे इट विल बी V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। ये आपका एक और स्लोप आता है। ठीक है, एक और रिलेशन आती है। अगर यहाँ पे एक ही कर्व है तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन्स हैं, लेकिन अब अलग अलग लाइन्स हैं। तो इस केस में जितना स्लोप ज्यादा होगा, मीन जितना कर्व हायर होगी वहां पे, उतना V1 क्या होगा, उतना वॉल्यूम क्या होगा वहां पे कम। ठीक है, अब इसके बाद एक और ग्राफ आता है दैट इज लाइक दिस। अब यहां पे आप देखिए इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है सपोज P इज इक्वल टू KT। अगर हम लॉग लेंगे दोनों साइड से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इट विल बी लॉग P। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी आप लॉग देंगे, इट विल बी लॉग K इंटू T। ठीक है, तो विच इंप्लाइज आपका यहाँ पे आएगा लॉग P इज इक्वल टू, ये है लॉग M इंटू N, आपको पता है इट इज इक्वल टू लॉग M प्लस लॉग N। सो ये बनेगा लॉग K प्लस लॉग T
log k plus log t, और we can write log p is equal to log t, पहले मैं log t लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा log k, ठीक है। अगेन आप देखिए यहाँ पे दिस इज y is equal to mx plus c। अब यहाँ पे जो y है, y आप लेंगे यहाँ पे इट इज log p, ठीक है, और आपका m जो x यहाँ पे x आप लेंगे यहाँ पे log t, जो m है, ठीक है, m यहाँ पे आएगा इट इज इक्वल टू 1, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और जो c यहाँ पे इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, ये किसके बराबर है, log k के बराबर। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, सपोज दिस इज log p और यहाँ पे है log t। आप यहाँ पे देखोगे ये पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब लाइन जाएगी अपवर्ड, ठीक है, लाइन ऊपर जाएगी, तो ये कुछ ऐसे आएगा, सॉरी ये कुछ ऐसे आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू है, यहाँ पे इसका वैल्यू किसके बराबर है, log k के बराबर। c होता है इंटरसेप्ट, तो इसका जो वैल्यू है इट इज log k, ठीक है, ये log k के बराबर है। अब जो यहाँ पे इसका जो स्लोप आएगा इसका पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, +1, ठीक है। सो ये आएगा log p वर्सेस log t ग्राफ, इसमें कर्व जाएगी अपवर्ड, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो कर्व नीचे आ जाती है, जब स्लोप पॉजिटिव तो कर्व क्या जाती है, ऊपर। तो यहाँ पे जो लाइन है वो अपवर्ड जाती है, तो ये होगा log p वर्सेस log t ग्राफ हैविंग स्लोप इक्वल टू स्लोप जो यहाँ पे इट इज इक्वल टू 1। अब जब स्लोप है, स्लोप इक्वल टू 1, स्लोप आपको पता है इट इज tan थीटा, ठीक है, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। इसका मतलब थीटा किसके बराबर आएगा यहाँ पे 45, बिकॉज आपको पता है tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड एज गेल साइकिल। तो ये गैस लॉज आपके खत्म हो गए, इंशाल्लाह अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स वो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।